बेशर्म बहू। 60 वर्षीय अजीत घड़ी की ओर नजरें गड़ाए हुए अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी एकाएक नशे में धुत एमी लड़खड़ाते कदमों से घर में चली आती है। एमी को नशे में धुत देख अजीत उखड़े हुए स्वर से कहता है, अरे आज फिर इस लड़की ने इतनी बेहिसाब पी ली है कि इसे चलने का भी होशो हवास तक नहीं। डैड, टेक अ चिल पिल, डैड। एमी के बुरे शहरी शौक से परेशान अजीत की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग डैड। फटाफट से अपना सामान पैक कर लो, आज हम बुलंदशहर गांव जा रहे हैं। बट व्हाई? ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि अगले एक सप्ताह में तुम्हारी शादी है। आर यू गॉन मैड डैड? बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी तय करने की आपने सोची भी कैसे? तुम्हें छूट देने का नतीजा मैं पहले ही बहुत भुगत चुका हूँ। मैं तो इस सोच से बुलंदशहर छोड़कर मुंबई आया था कि तुम यहाँ रहकर अपनी स्वर्गवासी माँ के सदमे में न डूब जाओ। शायद अब तुम्हें गांव की मिट्टी ही वो संस्कार दे सकेगी जो मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी न दे पाया। बाप बेटी के बीच बड़ी बहस होती है। अंत में थक हार कर एमी को अपने पिता अजीत के साथ बुलंदशहर आना पड़ता है, जहां अजीत उसकी शादी सरस्वती के बेटे अमन से कर देता है और विदाई के वक्त हाथ जोड़कर उसकी सास सरस्वती से कहता है, समधन जी, मेरी बेटी बचपन से सयानी होने तक शहर में रही है, इसलिए इसे गांव में घुलने मिलने में समय लगेगा। इस बीच अगर इससे कोई भूल हो जाए तो बेटी समझकर भुला दीजिएगा। अरे फिक्र मत कीजिए समधी जी, अब एमी मेरी जिम्मेदारी है। बारात बहू एमी समेत वापस लौट आती है और सरस्वती एमी की आरती कर ही रही होती है कि वो झटके से घूंघट उठाकर कहती है, अरे सासू मॉम, बंद करो ये तामझाम। ससुराल में आई हूँ, सरहद की सीमा पर लड़ाई लड़ने नहीं जा रही। एमी बिना किसी रस्म को पूरा किए सोफे पर जाकर पसर जाती है। ये देखकर सरस्वती की पड़ोसन निर्जला कहती है, अरे सरस्वती, तेरी ये शहरी बहू तो बड़ी ही बेशर्म निकली। ससुराल के मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं इस विलायती बहुरिया को। ये सुनकर एमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से से भौहें ऊंची करके कहती है, ए यू ओल्ड लेडी, मुझे बेशर्म कहती है? अरे बढ़ते बुढ़ापे में खुद बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाए बैठी है। अरे देख लो बहनों, सरस्वती की बहू इतनी बेशर्म के साथ मुंहफट भी निकली। अरे बहू, ये क्या बेहूदगी थी? शहर में रहने के बावजूद भी तुझे बात करने का जरा भी सलीका नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है। सासू मॉम, मुझे अबला बहू समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं सचमुच में बड़ी बेशर्म बहू हूँ। ऐसा कहकर एमी सोने चली जाती है। अगली सुबह वो शॉर्ट नाइट गाउन पहनकर मुंडेर पर चढ़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला बिगड़ैल लड़का पिंटू पांडे उसे देखकर गुनगुनाते हुए कहता है, तेरी दादा का बला है बे, ये बुलंदशहर गांव में ऐसा आइटम बॉम्ब कहां से आ गया? एक के बाद एक करके गांव के सभी लड़के सरस्वती के घर के आगे डेरा जमाकर खड़े हो जाते हैं। ये देख सरस्वती कहती है, आखिर ये सारे छिछोरे कर क्या रहे हैं? सरस्वती जैसे ही ऊपर देखती है तो अपनी बहू को देखकर स्तब्ध रह जाती है। गुड मॉर्निंग बुलंदशहर के बॉयज, मुझसे मिलो, मैं हूँ तुम सबकी भाभी, मगर प्यार से तुम मुझे एमी कह सकते हो। अरे मुस्टंडो, बेशर्म, यूं घूर घूर कर क्या ताक रहे हो? मेरी बहू को है, चलो भागो यहाँ से। उनके जाते ही सरस्वती अपनी बहू को नीचे बुलाती है और एमी सोफे पर पसरी कहती है, हाय गर्मी, अरे कोई एसी चलाओ री। सासू मॉम, जरा एसी ऑन कर दो, बड़ी गर्मी लग रही है। तू तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ। क्यों माँ जी, कुछ हुआ है? बेशर्मी की भी हद होती है। बहू, ये मत भूल के तू इस घर की इज्जत है। अरे ये तेरी सपनों की नगरी बम्बई शहर नहीं, बुलंदशहर गांव है। ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनकर मुंडेर पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, आप फिर शुरू हो गई। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? बहू, अपना ये शहरी स्वर छोड़कर जरा सा शर्म हया रख ले। तेरी इस सास और ससुराल दोनों का सम्मान तेरे हाथ में है। सरस्वती के लाख समझाने के बावजूद भी एमी पर कोई असर नहीं होता। जहां एक और एमी अमन से खींची खींची रहती थी, वहीं वो अब पिंटू पांडे के प्यार में पड़ने लगी थी। वो हर एक रात चोरी छिपे उससे मिलने जाया करती। अरे कब से राह देख रहा था तुम्हारा, कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता तो है पिंटू, मेरी सास 12 बजे से पहले सोती नहीं। मैं अब और ही स्वांग नहीं रच सकती हूँ। क्यों ना हम दोनों यहाँ से दूर चलें? और तुम्हारे पति का क्या?
अरे मुझे वो उजड़ा चमन जरा भी पसंद नहीं। मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर पिंटू अपने शातिर दिमाग में सोचकर सयाने की भांति बोलता है। ये सबसे सुनहरा मौका है अपनी बात रखने का। एमी, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मैं भी 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मगर अभी मेरे हाथ खाली हैं। बिना पैसों के हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, बताओ। बस इतनी सी बात, थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्दी मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी। एक रोज सरस्वती एमी को पिंटू का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता देख लेती है और घर आकर सरस्वती उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। गुस्से में आकर एमी कहती है, हे यू ओल्ड लेडी, मुझ पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे तू सचमुच में बेशर्म है। ब्याह के पहले दिन से मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा, इसीलिए शायद तूने ससुराल का शासन जाना ही नहीं। अरे जानती भी है पति के रहते गैर मर्द के साथ घूमने वाली औरत को क्या नाम दिया जाता है? जानती भी है जिस पिंटू पांडे के प्रेम प्रसंग में तू पड़ी है वो इस गांव का गुंडा है, वो एक बिगड़ैल बेभाग इंसान है। अभी समय है, समझ जा। उस रात उनके सोने के बाद एमी तमाम रुपया पैसा और जेवरात लेकर भाग जाती है। पिंटू देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर चली आई। अरे बंद करिए बकैती और चुपचाप से सब कुछ मेरे हवाले कर दे। अरे ऐसे घूर क्या रही है? एड़े की एक्टिंग करके पेड़े खाना पिंटू की पुरानी आदत है, समझी? पिंटू एमी के साथ छीना छानी पर उतारू हो जाता है और कहता है, देख प्यारी, चुपचाप से ये पोटली पिंटू को दे दे, खाली पीली मुझे जोर जबरदस्ती पर मजबूर मत कर। पिंटू जैसे ही एमी के पास आता है, एन मौके पर सरस्वती वहां आकर उसे धकेलते हुए कहती है, नीच बदमाश, दूर हट मेरी बहू से। बुढ़िया, तू क्यों अपनी इस बेशरम बहू को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाना चाह रही है? एकाएक दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इस बीच पिंटू एमी पर बंदूक तान देता है, मगर बदकिस्मती से गोली सरस्वती को लग जाती है। पिंटू वहां से भाग चलता है और एमी अपनी सास को लेकर अस्पताल आकर आंसू बहाने लगती है। सारी गलती सरासर मेरी है। आज मेरी बेवकूफी के कारण सासू माँ की सास पर बनाई। क्या आप ही एमी हैं? आपकी सास आपको अंदर बुला रही हैं। वो अब सुरक्षित हैं। एमी दौड़ते भागते हुए भीतर आकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच में एक बेहुदा बहू हूँ। मैंने किसी भी रिश्ते की कदर नहीं की। बहू, सवेरे का भटका अगर सांझ को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तुझे तेरी गलतियों का पछतावा है, इतना ही बहुत है। गांव लौटकर एमी सभी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और खुद को अपनी सास के अनुसार कहे सांचे में ढाल लेती है। साथ ही खुद को अपने पति के प्रति समर्पित करती है। एमी के बड़े बदलाव से कल तक जो पूरा बुलंद शहर एमी को बेशर्म कहकर कहता था, आज वही लोग उसकी तारीफों का बखान करते नहीं थकते। चुड़ैल का मैंगो रॉकेट। हरियापुर के छोटे से गांव में एक मनीषा नाम की लड़की अपने पिता अमरेंद्र के साथ रहा करती थी। मनीषा को आम खाना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ अमरेंद्र गांव का मुखिया था और गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। अमरेंद्र अपनी बेटी के ऊपर जान छिड़कता था। एक दिन की बात है, मनीषा स्कूल की तरफ से एक स्टेडियम में जाती है, जहां वो एक छोटा सा रॉकेट का डेमो देखती है, जिसे देखकर वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे वाह, देखो तो कितना खूबसूरत है ये। आखिर इसे कहते क्या है? तभी वहां मनीषा की टीचर आती है, जो उसे देखकर कहती है, इसका नाम रॉकेट है। ये आसमान में उड़ता है और चांद पर जाता है। ये इस गोले से दूसरे गोले पर जाने का साधन है। क्या बात है, एक गोले से दूसरे गोले पर जाने वाला साधन, वो भी रॉकेट। अब तो मुझे यही रॉकेट चाहिए। ये सोचकर जैसे ही मनीषा आम खाते हुए अपने घर पर पहुंचती है, वो अपने पिता के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी, पिताजी, आज मैंने एक स्टेडियम में बहुत ही अलग चीज देखी। अरे बेटी, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? चल जल्दी से मुझे बता, आखिर तुमने स्टेडियम में क्या देखा? आज मैंने स्टेडियम में एक बहुत बड़ा रॉकेट का डेमो देखा पिताजी। मुझे बिल्कुल वैसा ही असली का रॉकेट चाहिए। क्या कहा? रॉकेट? लेकिन बेटा, तुम रॉकेट से क्या करोगी? और ये रॉकेट होता किस लिए है? पिताजी, रॉकेट से हम इस गोले से दूसरे गोले पर जा सकते हैं। इस दुनिया से दूसरी दुनिया को देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज लगती है। अब तो मुझे इसे खरीदना ही पड़ेगा। अमरेंद्र रॉकेट को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंच जाता है। इतना बड़ा रॉकेट देखकर अमरेंद्र हक्का बक्का रह जाता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रॉकेट! इतने बड़े रॉकेट को तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा? ये तो मेरी औकात से बाहर है। अब मैं क्या करूं?
अगर इसे खरीदा नहीं तो मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। यह सोचकर अमरेंद्र वापस अपने घर आ जाता है। जब वो वापस घर लौटता है तो मनीषा उसे देखकर कहती है, पिताजी पिताजी, आप मेरा रॉकेट नहीं लेकर आए? कहाँ है मेरा रॉकेट? बताओ ना, मेरा रॉकेट कहाँ है? अरे बेटे सब्र रखो, जरा मुझे सांस तो लेने दो। तुम्हारा रॉकेट बहुत महंगा है, मैं उसे खरीद नहीं सकता। इतने पैसे मेरे पास नहीं है बच्चे। पिताजी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो और आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। कैसे पिता हो आप? ऐसा कहकर मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। ये बात अमरेंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो खुद से कहता है, अरे अगर मनीषा ने ये बात गांव में बोल दी तो मेरी इज्जत का तो फालूदा ही हो जाएगा। अब मुझे किसी भी कीमत में इस रॉकेट को खरीदना ही होगा। अमरेंद्र फिर से स्टेडियम में जाता है और उस रॉकेट की कीमत लगाता है। तभी एक साइंटिस्ट अमरेंद्र से कहता है, तुम पागल हो क्या? ये रॉकेट कोई बिकाऊ नहीं है, ये तो वैसे भी एक डेमो है। देखिए, असली रॉकेट तो शहर के सबसे बड़े वाले स्टेडियम में रखा है और उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। करोड़ों रुपए। तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए रॉकेट खरीदना है तो तुम्हें बच्चों के खिलौने जैसा रॉकेट भी मिल जाएगा। क्या कहा? बच्चों के खेलने वाला रॉकेट? अरे भाई जल्दी बताओ, आखिर वो रॉकेट कहाँ मिलेगा? हाँ, वो तुम्हें शहर की किसी भी टॉय शॉप में मिल जाएगा, तुम वहां से जाकर ले लो। अमरेंद्र उसी समय अपनी बेटी मनीषा के लिए टॉय का रॉकेट खरीदने के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद वो शहर से एक टॉय रॉकेट खरीद कर अपनी बेटी मनीषा को लाकर दे देता है। मनीषा रॉकेट को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिताजी, आप तो सच में मेरे लिए रॉकेट ले आए हो। मुझे बहुत खुशी है। आप तो दुनिया में सबसे अच्छे पिता हो। मैंने आपसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे मेरी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मनीषा अपना टॉय रॉकेट लेकर पूरे गांव में खेलती रहती है। ऐसे ही पूरे गांव में सभी बच्चे मनीषा का टॉय रॉकेट देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे उसका टॉय रॉकेट मांगते हैं। लेकिन मनीषा किसी को भी अपना टॉय रॉकेट नहीं दिखाती और अकेले ही अपने रॉकेट के साथ खेलती रहती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। खेलते खेलते मनीषा अपने रॉकेट के साथ अचानक से सड़क पर पहुंच जाती है, जहां सड़क पर उसे एक मैंगो पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और प्यारा आम है, इसे तो मैं खा जाऊंगी। इतना कहकर मनीषा आम को उठाने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक बहुत ही तेज स्पीड में सामने से ट्रक आ रहा होता है, जिससे अचानक से उसकी बहुत तेज टक्कर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारी मनीषा वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी मनीषा को शांति नहीं मिलती, जिसके बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, इस ट्रक ने तो मुझे जान से ही मार दिया। अब मैं अपना आम कैसे खाऊंगी और कैसे अपने रॉकेट के साथ खेलूंगी? जैसे चुड़ैल की नजर उसके रॉकेट के ऊपर पड़ती है, उसका रॉकेट टूटकर चूर चूर हो जाता है, जिसे देखकर वो रोते हुए खुद से कहती है, ये क्या, मेरा तो रॉकेट ही टूट गया, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब मैं एक आम का रॉकेट बनाऊंगी। चुड़ैल ऐसा सोचकर अपने आप को लेकर स्टेडियम पहुंच जाती है। स्टेडियम में जैसे ही वो रॉकेट के अंदर बैठती है, वो उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी रॉकेट चल नहीं पाता। अरे अब मुझे याद आया, ये तो एक डेमो रॉकेट है, असली रॉकेट तो शहर में है। मुझे शहर जाना चाहिए, तभी मैं मैंगो रॉकेट बनाकर उड़ा पाऊंगी। तभी चुड़ैल आसमान में उड़ती हुई शहर पहुंच जाती है, जहां वो शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में जाकर रॉकेट के अंदर बैठ जाती है और अपने आप के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। देखते ही देखते वो रॉकेट आम का रॉकेट बन जाता है। आज तो मैं आम के रॉकेट की सवारी करके ही रहूंगी और यहाँ से दूसरे गोले पर जाऊंगी। मरने के बाद भी मैं दुनिया की सैर करूंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल रॉकेट का इंजन चालू करती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो मैंगो रॉकेट के साथ आसमान में उड़ जाती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में,
आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चुड़ैल रॉकेट में उड़ती हुई चांद पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये खबर सारे साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या, हमारा रॉकेट अपने आप उड़कर चांद पर कैसे जा सकता है? ऊपर से ये बिल्कुल आम की तरह दिख रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही साइंटिस्ट अपनी लैब के अंदर कैमरे चेक करता है, उसे रॉकेट के अंदर की तस्वीरें दिखाई देने लगती है, जिसके अंदर एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। अरे ये क्या, इस रॉकेट को तो एक बहुत भयानक चुड़ैल चला रही है, लेकिन इस चुड़ैल को रॉकेट चलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हम मैं क्या करूं? साइंटिस्ट अपने सभी ऑफिसर को बुला लेता है, जिसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक ऑफिसर कहता है, देखो, हमारे पास रॉकेट को ब्लास्ट करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, हमें इस रॉकेट को ब्लास्ट करना होगा। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर हमने रॉकेट को ब्लास्ट कर दिया तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमें नया रॉकेट बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर ये चुड़ैल रॉकेट के साथ वापस हमारी दुनिया में आ गई तो पूरी दुनिया राख हो जाएगी और रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हमें रॉकेट का ब्लास्ट करना ही होगा। ऑफिसर की बात मानकर साइंटिस्ट को ना चाहते हुए भी चुड़ैल के आम रॉकेट को ब्लास्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से चुड़ैल चांद पर ही ब्लास्ट होकर मुक्त हो जाती है। सिर्फ गोलगप्पे खाने वाली बहू। चारों ओर शादी का माहौल छाया हुआ था। फूल और लड़ियों की साज बाज की चमक पूरे घराने को चकाचौंध कर रही थी। बारातियों के भीड़ के बीच दुल्हन के जोड़े में खड़ी गौरी अपने पति प्रणव के साथ फोटो खिंचवाते हुए मन में कहती है, ये बारातियों का जमावाड़ा जाने कब मुझे अकेला छोड़ेगा। मेरी मनपसंद गोलगप्पे की गूंज कब से मुझको अपने पास बुला रही है। बारातियों की भीड़ घंटों गौरी को घेरे हुए थी, जिसे देख उसकी सास सुधा कहती है, अरे सारे के सारे वेटर जाने कौन से थिएटर में लगे पड़े हैं, जल्दी से दुल्हा दुल्हन के खाने की मेज लगाओ। थोड़ी ही देर में खाने की मेज सज धज कर तैयार हो जाती है। सुधा, प्रणव और गौरी एक साथ मेज पर बैठ जाते हैं। फिर सुधा कहती है, बहू, तू इतनी शांत सपाट क्यों बैठी है? तेरी शर्मीली सूरत देखकर लग रहा है जैसे तू शर्मा रही है। अरे इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं। अरे सासू माँ, शर्म तो आज तक मेरी सैंडल भी नहीं की, तो भला मैं क्यों करने लगी? फिर इतने गौर से तेरी निगाह आखिर क्या तलाश रही है? गोल गोल गोलगप्पे। सासू माँ, गौरी सिर्फ तीखी मसालेदार गोलगप्पों की दीवानी है। अच्छा, तो तू अपना गोलगप्पे खाकर ही गीला करेगी गला। अरे कोई गोलगप्पे परोसो मेरी बहू को। मेज पर गोलगप्पे आए अभी 1 मिनट ही नहीं हुआ था कि गोलगप्पे खाने की शौकीन गौरी उन पर टूट पड़ती है और कहती है, वाह वाह, क्या तीखे गोलगप्पे थे, मजा ही आ गया। और उसका खट्टा चटाकेदार पानी तो लाजवाब था। विदाई के बाद गौरी अपने पति प्रणव के संग ससुराल आती है, जहां सुधा उसकी आरती उतार कर कहती है, ससुराल में तेरा स्वागत है बहू। कलश को दाहिना कदम लगाकर भीतर प्रवेश कर। सभी रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहां प्रणव शायराना अंदाज में कहता है कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, तू मेरा गुलाब जामुन और मैं तेरी चाशनी बन जाऊं। प्रणव, आपको पता है ना, मुझे मीठा नहीं पसंद, इसलिए अपनी ये स्वीट शायरी बंद कीजिए। मैं आपकी शुगर शायरी सुनकर अपनी गोलगप्पे के स्वाद को गंवाना नहीं चाहती। गुड नाइट। ये बोलकर गौरी सो जाती है और प्रणव खुद से कहता है, अरे हाय रे फूटी किस्मत, मेरी मधुर शायरी ने मेरे सारे सपनों को अर्श से फर्श पर पटक दिया। सो जा प्रणव, पछताने से कोई फायदा नहीं। अगली सुबह 12 बज गए हैं, मैं इतनी देर दोपहर तक कैसे सो सकती हूँ? सुधा झटपट से नहा धोकर नीचे आती है, जहां रसोई घर एकदम उदास पड़ा हुआ था और गौरी सोफे पर पसरी हुई गोलगप्पे खा रही थी। गौरी बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू बैठी बैठी गोलगप्पे के मजे लूट रही है। माँ जी, क्या है ना, खाना पकाना तो मुझे आता ही नहीं, तो रसोई घर का रुक करके भी मैं कौन से झंडे गाड़ लेती, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ, इसीलिए तूने सोचा कि क्यों ना गाय भैंस की तरह गोलगप्पे की जुगाली हो जाए।
वैसे ये गोलगप्पे आए कहाँ से? वो एकाएक गली में गोलगप्पे का ठेला आ गया तो मैंने इन्हें खरीद लिया। मेरे पेट भरने का जुगाड़ हो गया माँ जी। जरूर वो कमबख्त गोलगप्पे वाला गुलजार होगा। उस मुए को भी इसी गली से गुजरना होता है जहाँ मेरा घर है। माँ, ये आप दोनों ने सवेरे सवेरे सास बहू और साजिश की प्रदर्शनी करने की ठान ली है। अरे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दो। सुधा नाश्ता बनाकर अपने बेटे प्रणव को परोस देती है। तभी गौरी अपने कमरे का रुख करती है और सुधा से कहती है, अरे कहाँ जा रही है तू? नाश्ता नहीं करेगी? ओफो सासू माँ, ये फीका बेस्वाद खाना खाकर मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। अभी मैंने भरपेट गोलगप्पे खाए हैं। वैसे भी गौरी तो सिर्फ गोलगप्पे की दीवानी है। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत परवान चढ़ जाती है। वो कभी हाट बाजार में गोलगप्पे खाया करती तो कभी गली में गोलगप्पे वाले को आता देख उनसे गोलगप्पे खरीदकर पेट भर लिया करती। ये देख सुधा उसे टोकते हुए कहती है, अरे गौरी बहू, इन गोलगप्पे के आगे तुझे घर का खाना जरा भी नहीं सुहाता। इतना तीखा खट्टा सेवन करना सेहत के खातिर खतरा है। माँ जी, मेरे गोलगप्पे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप गौरी और उसके गोलगप्पे के बीच में ना आए। इन गोलगप्पों के पीछे तेरा पेट पहाड़ हो चुका है, मगर एक दिन तुझे पछताना न पड़े तो मैं भी तेरी सास नहीं। एक दिन प्रणव दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, अरे प्रणव बेटा, आज तू बड़े ही सवेरे घर लौट आया। हाँ माँ, आज दफ्तर में ज्यादा काम नहीं था। अरे एक काम कर, बहू को संग ले जाकर बाजार से कुछ साग सब्जी ले आ। मेरा मन कुछ ठीक नहीं। गौरी प्रणव के साथ बाइक पर बैठकर बाजार आ जाती है, जहां उसके कानों में गोलगप्पों की गूंज सुनाई देती है। गोलगप्पे खा लो, तीखे चटपटे गोलगप्पे खाओ, तरो ताजा हो जाओ, आ गया एकदम सस्ता गुलजारी गोलगप्पा। गौरी प्रणव का हाथ पकड़े गोलगप्पे वाले के पास आती है। अरे आओ आओ भौजाई, कहो, गुलजार गोलगप्पे के पास तुम्हारा स्वागत है। अरे जरा जल्दी से एकदम तीखा रसीला गोलगप्पा खिला दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गुलजार एक एक करके गौरी को प्लेट में तीखे गोलगप्पे परोसता है और गौरी कहती है, ओह आई एम सॉरी प्रणव, कब से अकेले ही गोलगप्पे खाए जा रही हूँ। तुम्हें पूछना तो भूल ही गई मैं। ये गोलगप्पे तुम ही खाओ, मुझे जंक फूड की आदत नहीं है। अरे एक बार खा के तो देखो। प्रणव को आनाकानी करता देख गुलजार गोलगप्पे वाला कहता है, अरे खा लो भाई, गोलगप्पे का नशा तो सभी पर छा जाता है और अगर तीखा हो तो मजा ही आ जाता है। गौरी के कहने पर प्रणव गोलगप्पे खा लेता है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटते हैं, जहां सुधा कहती है, अरे तुम दोनों खाली हाथ झोला लिए क्यों चले आ रहे हो? साग सब्जी लाने को बाजार भेजा था ना। और प्रणव, तू इतना सिसक क्यों रहा है? वो माँ जी, आज उन्होंने गोलगप्पे खाए हैं इसीलिए। अरे तुझे इन गोलगप्पों के सिवाय कुछ और सोचता नहीं क्या? देख, बेचारे की सिसकियां बंद नहीं हो रही। अगली सुबह प्रणव के पेट में जोरों की गुड़ गुड़ और उठती है और वो पेट पकड़े बाथरूम की तरफ दौड़ता है। तभी गौरी दरवाजा पीट कर कहती है, प्रणव प्लीज दरवाजा खोलो प्रणव। अरे तुमने कहा था ना मुझे गोलगप्पे खाने के लिए, तुम्हारे कारण मेरी हालत पतली हो गई है। अरे ये सारा प्रवचन बाहर आकर सुनाना। अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो यही रायता फैल जाएगा। ये सब कुछ तेरे गोलगप्पे में मिले मिर्च मसाले के कारण हो रहा है। जहाँ गोलगप्पे देखती नहीं कि कूद पड़ती है। प्रणव के पेट की बिगड़ी हालत तेरे गोलगप्पे के कारण है। सवेरे से सैकड़ों चक्कर लगा लिया है तुम दोनों ने। मैं तो कहती हूँ ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इस घर की जगह ये शौचालय तेरे ससुराल बन गया हो। एक तो मेरे पेट से परेशान हूँ मैं, ऊपर से ये ओल्ड लेडी सासू माँ की बकैती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सुधा के घरेलू उपचार से प्रणव का पेट तो ठीक हो जाता है, मगर गौरी के पेट की समस्या बिगड़ती चली जाती है। एक सवेरे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सुधा भागकर उसके पास आती है। प्रणव और सुधा गौरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करता है। तब गौरी बेहोशी से बाहर आती है। मिसेस प्रणव भारद्वाज, ज्यादा मिर्च मसाले के सेवन से आपके लिवर में सूजन आ चुकी है, इसलिए आपको बाहरी खान पान का पूरा परहेज करना होगा। डॉक्टर के बाद गौरी को सुधा समझाते हुए कहती है, देख ले बहू, तेरे गोलगप्पे ने आज तुझे अस्पताल में लाकर पटक दिया। अरे गोलगप्पे मोमो टोमो कभी कभार चल जाते हैं, मगर हमेशा नहीं बहू।
माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी लाख समझाने के बावजूद भी मैंने अपनी मनमानी की। आगे से मैं फिर कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। तकरीबन एक सप्ताह के बाद गौरी घर आ जाती है और सेहत संभालने के बाद वो चाव के साथ अपनी सास से खाना बनाना भी सीख जाती है और गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत घर के खाने में पूरी तौर से तब्दील हो जाती है। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, प्याज ले लो प्याज। अरे गांव के सभी लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं, फिर मेरी प्याज कौन खरीदेगा। एक काम करती हूँ, सीधा उनके घर पर जाकर बेच कर आती हूँ। तभी चुड़ैल मोहन के घर पर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। अरे कौन है इतनी रात में? हद हो गई, गांव वालों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। लगता है कोई कर्ज वाला कर्ज लेने आया है। जैसे ही मोहन दरवाजा खोलता है उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने सिर पर प्याज की टोकरी लिए खड़ी होती है। क्या बात है, बड़ा ही मुस्टंडा है तू। क्या प्याज खरीदने आया है बाहर? लेकिन अब मैं तुझे इन प्याज के साथ अपने मुंह में निकल जाऊंगी। चुड़ैल, भगवान कोई बचाओ हमें, कितनी भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों को यहाँ पर आ जाओ। मोहन ये बोल ही रहा था कि इतने में चुड़ैल उसे मारकर खाने लगती है और बचा कुचाव वहीं छोड़ देती है। हाय चक 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 हूँ मैं, हाय चक 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 हूँ मैं। क्या बात है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। आखिर ये इंसान होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। चुड़ैल अपनी प्याज की टोकरी लेकर हवा में गायब हो जाती है, जिसके बाद मोहन की आवाज सुनने की वजह से गांव के कुछ 2-3 घरों से लोग उठ जाते हैं और मोहन के घर पर उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मोहन के आधे शरीर को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो तो, मोहन भैया की हत्या हो गई है। मरने वाले ने इनकी लाश को भी नहीं छोड़ा। अरे दैया रे दैया, ये का हुई गवा। बाप रे बाप, लागत है कोई चोरी की खातिर इन्हें मारने आया था, लेकिन घर में देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा जैसे कोई चोर चोरी करने आया हो। अरे भाई साहब देखो तो, जरा यहाँ आसपास कितनी सारी प्याज बिखरी पड़ी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये काम किसी चोरू चक्के का है। अरे मुझे तो लगता है ये किसी भूत चुड़ैल का काम है। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरीके से इसका शरीर खाया हुआ है और ये दांत के निशानों को देखो, बिल्कुल चुड़ैल के दिख रहे हैं। अरे अम्मा, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हमारे गांव में भूत या चुड़ैल क्या करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। हमें इसका पता लगाने की कोशिश करनी होगी। दादी की बात सुनकर गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, जिसके बाद रात के समय चुड़ैल फिर से टोकरी में कई सारे प्याज भर के गांव की तरफ आ रही होती है। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज, प्याज ले लो प्याज। तभी उस चुड़ैल को अपने सामने एक घर दिखाई देता है जहां से रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो उस घर के अंदर झांककर देखती है, उस घर में 2 मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं। जरा देखो तो सही, इन दोनों को कैसे चूहे और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है देखकर। तुम इतना खर्च क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना आजकल महंगाई कितनी हो गई है। अरे कम से कम इसी बात का ध्यान रखा करो कि प्याज कितनी महंगी हो गई है। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरे खर्चों के लिए रोकेंगे? और वैसे भी मैं कौन सा इतने खर्चे करती हूँ? अरे ये तो एक दूसरे के खर्चों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। चुड़ैल बहुत देर से उन दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते देखती रहती है, जिसके बाद उसे अपनी जिंदगी के कुछ पल याद आ जाते हैं। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो शायद मैं भी जिंदा होती और अपने पति के साथ रह रही होती। तभी चुड़ैल देखती है कि वो आदमी उस औरत को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है और वो औरत रोते रोते वहां से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद आदमी अपनी रसोई में आता है और खाना बनाने लगता है, लेकिन उसके घर में प्याज खत्म हो जाती है। तभी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा बजाते हुए कहती है, प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज ले लो प्याज। अरे बिल्कुल सही वक्त पर प्याज वाली प्याज लेकर आ गई। अब कम से कम मैं अपने लिए खाना तो बना लूंगा।
जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, अरे मोरी मैया, एक चुड़ैल को दफा किया तो हकीकत की चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। कहीं ये राधा तो नहीं? नहीं, मैं तेरी राधा नहीं, मैं तो तेरी मौत हूँ, जो तेरी जिंदगी से तुझे मुक्त करने आई हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। तुम जैसे नामर्दों की वजह से ही मेरी जैसी औरतें ऐसी चुड़ैल बनती हैं जो लोगों को मारने लगती हैं। तभी उस आदमी की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने घरों से निकलकर उस आदमी की आवाज सुनते सुनते वहां पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस इंसान ने जो अपनी औरत के साथ किया है, उसके लिए इसे सजा मिलनी बहुत जरूरी है। तभी कैलाश चुड़ैल के सिर पर लाठी मारता है और उससे कहता है, क्यों नहीं चुड़ैल, इस गांव में क्या करने आई है? तू देख, सीधी तरह से बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। और तू जानती नहीं है हम इस गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे। मैं तुम लोगों की धमकियों से डरती नहीं हूँ। तभी प्रमोद एक मशाल जलाकर लाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल की बच्ची तू ऐसे नहीं मानेगी, और वैसे भी मुझे पता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस आग को मेरे करीब मत लाना। मैं तुम्हें अभी सारा सच बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन एक दुर्घटना के दौरान मेरे सास ससुर की एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं अपने पति राहुल के साथ अकेले रह गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तेरे साथ जो तूने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया? आखिर क्या वजह है इन सब की? मेरे सास ससुर सरकारी नौकर थे और घर वही चलाया करते थे। मेरा पति दारू पीकर मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था, और जब मेरे सास ससुर इस दुनिया से चले गए तो मैं अपना और अपने पति का पेट पालने के लिए प्याज बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कोई मेरी प्याज खरीदता ही नहीं था, क्योंकि मैं नीची जाति की थी और मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, इसलिए सब मुझसे दूर भागते थे। एक दिन रात के समय मैं प्याज बेचकर वापस घर आई। उस दिन मेरे पति ने दारू पी के मुझसे लड़ाई की, जिसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और मैं रोते रोते जंगल की तरफ पहुंच गई, जहां मुझे जंगली भेड़िए जैसे 3-4 लोग मिल गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मारकर जंगल की सूखी पत्तियों से आग लगा दी। लेकिन मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं गांव में प्याज बेचने लगी। जो मेरी प्याज खरीदता मैं उसे मार देती। देख चुड़ैल, अभी तक तूने गांव के कई लोगों को मार दिया है, इसलिए अपनी गलती का पछतावा करते हुए तू यहाँ से चली जा, वरना हमें तुझे यहाँ से भगाने के लिए इस मशाल का इस्तेमाल करना होगा। नहीं नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आइंदा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले उस चुड़ैल को उसकी हालत की वजह से छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। गरीब बहू की गुल्लक। सास अपनी बहू को ताने मारते हुए, हे भगवान, जब से ये करमजली मेरे घर में आई है तब से मेरे घर का तो नाश ही हो रहा है। पता नहीं आखिर कब तक इस मनहूस को झेलना पड़ेगा। मम्मी जी, आप मुझे हमेशा इस तरह ताने क्यों मारते रहते हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आहा हा हा, देख तो कितनी शरीफ बन रही है, खुद को तो जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे तू जब से आई है ना, मेरे घर की लक्ष्मी का वास ही उठ गया। लेकिन मम्मी जी, मेरे आने से लक्ष्मी का वास कैसे उठ सकता है? वैसे तू तो सही बोल रही है, बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तू तो दानव है, दानव। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और बेचारी रिंग की आंखों में आंसू लिए घर का काम करने लगती है कि अभी थोड़ी देर बाद रिंकी का पति विकी आता है और उसको बोलता है, अरे ओ भिखारी की औलाद, तू मुझे खाना कब देगी? हाँ, मुझे आज भूखा मारने का इरादा है क्या? नहीं नहीं विकी जी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिंकी विकी के लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही विकी उस खाने को खाता है वैसे उस खाने को अपने मुंह से उगलते हुए बोलता है, छी छी छी, कितना गंदा खाना तुम कैसे बना सकती हो? पर मैंने तो बिल्कुल ठीक से खाना बनाया था, खाने में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती।
अच्छा जी, खाने में कमी नहीं हो सकती, आ जरा इधर बैठ। विकी रिंकी का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाता है और उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसने लगता है। जैसे कि रिंकी के मुंह में खाना जाता है वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और वो पानी मांगते हुए बोलती है, पानी 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 दे दो, मुझे, मेरा मुंह जल रहा है। अच्छा, अब बताओ, तूने खाना तो ठीक बनाया था ना, तो खाने में मिर्च कैसे आ सकती है? ये सब मैं नहीं जानती, बस मुझे भी पानी दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्की जी। रिंकी विकी से पानी मांग ही रही थी कि तभी उसकी सास सुजाता वहां आती है और पानी का जग उठाकर अपनी बहू से बोलती है, अरे मेरी बहू को पानी चाहिए, अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे पानी दे देती हूँ। इतना कहकर सुजाता रिंकी के सिर पर पानी गिराने लगती है और उससे बोलती है, ले पी ले पानी, पी सकती है तो पी ना अब। जब ज्यादा देर हो जाती है तब विक्की उसको गिलास में पानी देता है, जिसके बाद रिंकी पानी पीकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर रोते हुए बोलती है, माँ आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी, यहाँ पर तो कोई मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछता और उल्टा मुझे मारा पीटा भी करते, आखिर कब तक मैं इस तरह का जुल्म सहूंगी। रोते रोते रिंकी सो जाती है। अगली सुबह रिंकी एक बार फिर खाना बनाती है और अपनी सास और अपने पति को खिलाकर घर का बाकी काम करने जा ही रही थी कि तभी विक्की बोलता है, अरे रिंकी एक काम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और माँ आज बुआ के घर जा रही हैं, घर में कोई भी नहीं है घर का सामान लाने के लिए, तो तुम घर का काम करके घर का सामान ले आना। ठीक है विक्की जी, मैं घर का सामान ले आऊंगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। रिंकी अपने पति से पैसे मांग रही होती है कि तभी उसकी सास सुजाता बीच में बोलती है, हाँ हाँ बेटा, दे दे भिखारिन को, इसके पास तो पैसे हो नहीं सकते, अगर होंगे भी तो ये कभी देगी नहीं। विकी कुछ नहीं बोलता और रिंकी को पैसे देकर वहां से चुपचाप चला जाता है। रिंकी अब घर का काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद रिंकी की सास भी वहां से चली जाती है। रिंकी अब घड़ी की तरफ देखती है, घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। घड़ी में 2 बजते हुए देख रिंकी खुद से बोलती है, हे भगवान, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बाजार से आते आते मुझे 4 बज जाएंगे। मैं पहले बाजार चली जाती हूँ, जब बाजार से आऊंगी तब खाना खा लूंगी। इतना कहकर वो अपने हाथ में झोला लेती है और वहां से बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में वो घर का सामान खरीद लेती है और जब 4 बजे वो वापस आती है उसके पास बचे हुए कुछ पैसे होते हैं। ये देख वो खुद से बोलती है, हे भगवान, आज तो मैंने सस्ते सामान खरीद लिए हैं, इस तरह पैसे भी बच गए और सामान भी अच्छा आ गया, लेकिन ये पैसे मैं विक्की को नहीं दे सकती। अगर मैं ये पैसे विक्की को दूंगी तो वो सामान को खराब बताते हुए मुझे मारेंगे। इससे तो अच्छा ये है कि मैं ये पैसे उन्हें दूं ही ना। मैं ऐसा करती हूँ कि इन पैसों को अपने गुल्लक में रख लेती हूँ। इतना सोचकर रिंकी उन बचे हुए पैसों को अपनी गुल्लक में रख देती है, जिसके बाद शाम को जब विक्की और उसकी माँ आते हैं तब उससे बोलते हैं, अरे रिंकी, तूने घर का सामान खरीदा या नहीं? जी विक्की जी, मैं घर का सारा सामान लेकर आ गई हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, अगर तू घर का सारा सामान लेकर आ गई तो आज से तू ही बाहर जाया करेगी, समझी? इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब रिंकी घर का काम करने लगती है। इस तरह दिन गुजरने लगे। रिंकी जब भी बाहर जाती तब वो सेल वाले सामान लाती और बचे हुए पैसों को अपने गुल्लक में डाल देती। इस तरह अगले 3 साल गुजर जाते हैं। सुजाता और विकी दोनों ही उस पर अत्याचार करते, लेकिन रिंकी उन अत्याचारों को सहकर उस घर में रहती। एक बार की बात है, विकी को उसके ऑफिस से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि वो अपना काम बहुत ही लेट दे रहा है। काम ढीला होने की वजह से उसको ऑफिस से निकाला जाता है। इस तरह विकी उदास होकर घर में आता है। उसको उदास देखकर रिंकी पूछती है, अरे विक्की जी, आप इतने उदास क्यों हैं? आखिर क्या बात है? मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मुंह उठाओ और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल जा। उसको इतने गुस्से और परेशान देखकर सुजाता उससे पूछती है, अरे बेटा क्या हो गया, तू परेशान क्यों है? माँ, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? विकी अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए उसको शांत करवाती है, लेकिन विकी अब चिंता में रहने लगा और चिंता में रहने की वजह से विकी बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगा। धीरे धीरे अब उनके घर की कंडीशन खराब होती जा रही थी। ये देखकर सुजाता भी फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता हुआ देख रिंकी अपनी सास सुजाता के पास आती है और उससे बोलती है, मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको हौसला देने के लिए आई हूँ।
कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। उसकी ये बात सुनकर सुजाता उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सास को इस तरह रिंकी ने पहली बार देखा था और वो अपनी सास के सिर पर हाथ सहलाकर उन्हें शांत करवाती है। एक तरफ तो विक्की बीमार पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे की चिंता लेते हुए सुजाता भी बीमार पड़ जाती है। ये देखकर कि अब उनके घर में 1 रुपया भी नहीं है, रिंकी मंदिर में जाती है और अपने गुल्लक को फोड़ देती है। इसके पास इतने पैसे थे कि वो उन दोनों का आराम से इलाज करवा सकती थी। इस तरह रिंकी अब अपनी सास और अपने पति दोनों का ही इलाज करवाती है और जब वो दोनों ठीक हो जाते हैं तब वो उनसे पूछते हैं, रिंकी, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? विक्की जी, मम्मी जी, मैं घर का जो भी सामान लाती थी उसमें पैसे बचा करते थे। मैं घर के सामान में से पैसे बचाया करती थी और जो पैसे बचते मैं उसे इस गुल्लक में डाल देती थी। इस तरह मैंने 3 साल तक अपने पैसों को इकट्ठा किया और देखो आज मेरे 3 साल के सेविंग इस घर में काम आ गए। उसकी ये बात सुनकर अब विकी और सुजाता दोनों को ही अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। बहू, मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोला, यहाँ तक कि तुझे मारा भी, लेकिन तूने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। उल्टा तूने हमारी फैमिली का अच्छा ही सोचा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। हाँ रिंकी, मुझे भी माफ कर दो। एक पति तो अपनी पत्नी का जीवन साथी होता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना कभी साथी समझा ही नहीं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। उन दोनों को माफी मांगता हुआ देख रिंकी अब उन्हें माफ कर देती है और इस तरह अब वो सभी लोग एक बार फिर से खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।